सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसका चैप्टर नंबर 3 सरकार क्या है, इस चैप्टर का हम सारांश, पाठ का सार और उसकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के सार की बात करते हैं। पाठ का नाम है सरकार क्या है। संसार के प्रत्येक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रेल, भारत पेट्रोलियम, ये सभी सरकार के अंग है। सरकार मुख्यतः 3 स्तर पर काम करती है: स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। सरकार के 2 प्रकार हैं: लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, जो कि वोट के द्वारा अपने नेता को चुनते हैं। वर्तमान में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास संपत्ति थी। आज़ादी के बाद भारत में सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला है। अब हम इस पाठ में जो नवीन शब्द आए हैं, पारिभाषिक शब्दावली आई है, उसकी हम बात करेंगे और उसके बाद में इस पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे। वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष और उससे ऊपर के समस्त नागरिकों को वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, जिसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। प्राकृतिक विपदा, पर्यावरण असंतुलन के कारण प्रकृति में होने वाले अकस्मात परिवर्तन जो मानव के जान माल को व्यापक स्तर पर क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसे हम प्राकृतिक विपदा कहते हैं। विपदा का मतलब होता है कोई आफत आना, कोई मुश्किल आना। न्यायालय, सरकार का वह अंग जो नियम कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने का काम करता है, न्यायालय कहलाता है। इसके बाद में सफ्रेज मूवमेंट, महिला मताधिकार आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष अथवा आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र, वर्तमान में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वह प्रतिनिधि उनकी तरफ से भाग लेता है। अब इस पाठ में जो गतिविधि आधारित प्रश्नोत्तर है, हम पहले उनको कर रहे हैं। ये देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, इसमें कुछ ये आपको हेडिंग दिखाई दे रही है: सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम कम किए, दाम तय किए। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। अब ये हेडिंग के आधार पर इसका जो प्रश्न है उसकी हम बात करेंगे। ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए, इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। तो ऊपर की जो सुर्खियां हैं उसके आधार पर जो सरकार के काम हमें ध्यान में आ रहे हैं वो ये हैं। देखिए, नंबर 1 है
सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। और दूसरा है बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। और तीसरा प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय कर दिए। और चौथा सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार की तरफ से नियुक्ति किए गए हैं। और कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में सरकार है। और सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर हम देखते हैं तीसरा। क्या आप सरकार के ऐसे कुछ और कामों का उदाहरण दे सकते हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है? ये पेज नंबर 32 का प्रश्न है। तो इसके अलावा और बहुत से सरकार के काम हैं। वैदेशिक व्यापार है और राष्ट्रीयकृत बैंकों का संचालन करना है। देश में विविध प्रकार के खेलों के लिए काम करना है। प्रश्न नंबर 4 है, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण आप इसमें लिखिए। तो इसका उत्तर होगा हाँ, मैं इस बात के लिए सहमत हूं कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। सरकार में शामिल लोगों को अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं की स्पष्ट रूप से समझ होती है और सरकार में शामिल लोग अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं के मुताबिक निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। प्रश्न नंबर 5, आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगी और क्यों? तो हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। चूंकि भारत विविधताओं वाला देश है, इसलिए यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही उपयुक्त होगी। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार करके आपको लिखना है। देखिए, पहला है, राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। ये गलत है। राजतंत्र की बजाय लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। तो यहाँ ये राजतंत्र के स्थान पर आएगा लोकतंत्र। दूसरा है, लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। राजतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता। तो यहाँ पर यह शब्द गलत है, यहाँ पे राजतंत्र आएगा। तीसरा है, राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो यह गलत है। राजतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। उसके निर्णय पर लोग प्रश्न नहीं उठा सकते। प्रश्न नंबर 8, नीचे दी गई तालिका में दिए गए कथनों पर नज़र दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकते हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित है? उनके आगे सही का आपको निशान लगाना है। चलिए थोड़ा सा इसको हम और बड़ा कर लेते हैं। देखो, नंबर 1 है, भारत का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय लेना। तो यह किस स्तर का है? ये स्थानीय नहीं है, राज्य नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का है। तो ये राष्ट्रीय स्तर यहाँ पे ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार का सारे स्कूलों में कक्षा 8वीं में बोर्ड परीक्षा लेने का निर्णय। तो यह राज्य स्तर का मामला है, तो ये राज्य स्तर का आएगा। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय। तो ये राष्ट्रीय स्तर का है, क्योंकि रेल का जो विषय है वो देश का विषय है। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय, ये स्थानीय स्तर का विषय है। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय, ये भी स्थानीय स्तर का विषय है। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय, ये राज्य स्तर का विषय है। और 1,000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय, यह राष्ट्रीय स्तर का विषय है। तो ये हमने प्रश्न देखे हैं
तो इससे पहले हमारा एक प्रश्न इसमें छूट गया था, उसको हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, ये राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा निर्णयों पर प्रश्न जनता नहीं उठा सकती, इसकी हमने बात कर ली थी। प्रश्न नंबर 7 है, पृष्ठ 33 और 34 पर मानचित्र को देखिए और वे भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को दर्शाते हैं। इन मानचित्रों से विभिन्न संसाधनों से आप निम्न जानकारी का पता आप लगाएं। तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम, पड़ोसी देश कौन से हैं, अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उसके पड़ोसियों के नाम, अपने जिले और उसके पड़ोसी जिलों के नाम, और अपने जिले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों के नाम है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार। अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उसके पड़ोसियों के नाम, राज्य का नाम राजस्थान, पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और अपने ज़िले और उसके पड़ोसी ज़िलों के नाम। तो आपका जो ज़िला है उसके पड़ोसी ज़िलों के नाम आपको लिखना है। मान लीजिए आपके ज़िले का नाम है बीकानेर है, तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये ज़िले हो सकते हैं, और अन्य कोई है तो फिर आप उसके हिसाब से अपने पड़ोसी ज़िले का नाम लिख सकते हैं। अपने ज़िले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग का नाम। अब जो आपका ज़िला है वहाँ से दिल्ली जाने का जो मार्ग है वो आपको मार्ग का नाम लिखना है। इसके बाद में हम देखते हैं जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर दिए हैं उसकी हम बात अब प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो इसका उत्तर है, राष्ट्र को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहा जाता है। सरकार हमारे जीवन को निम्नलिखित तरीके से प्रभावित करती है। नंबर 1, गरीबों की मदद के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाना, और सड़कों तथा स्कूलों आदि का निर्माण करना, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना तथा दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त भोजन एवं चिकित्सा व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना, प्राकृतिक विपदा जैसे सुनामी, भूकंप के समय पीड़ितों की मदद करना, और नियम कानूनों का उल्लंघन करने वालों तथा अपराध करने वालों को न्यायालय द्वारा दंडित किया जाना। प्रश्न नंबर 2, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है? इसका उत्तर होगा, लोग जब इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। ऐसे में देश के संसाधनों पर नियंत्रण रखने तथा सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार सबके लिए नियम कानून बनाती है। प्रश्न नंबर 3, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है? लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण निम्न प्रकार से है। पहला, लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। नंबर 2, लोग चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। नंबर 3, सभी निर्वाचित प्रतिनिधि मिलकर जनता के लिए निर्णय लेते हैं। और नंबर 4, लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है, सफाई देनी होती है, जानकारी देनी होती है। प्रश्न नंबर 4, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? उसकी उपलब्धि क्या थी? इसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप तथा अमेरिका की महिलाओं ने सरकार के कार्यों में भागीदारी हेतु संघर्ष किया। इस प्रकार महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। महिला मताधिकार आंदोलन को अंग्रेजी में सफ्रेज मूवमेंट भी कहते हैं। महिला मताधिकार आंदोलन के दौरान महिलाओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया। इसमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई, भूख हड़ताल पर बैठी। लिहाजा 1920 में अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, जबकि 1928 में इंग्लैंड की औरतों को
मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? इसका उत्तर होगा, जिन लोगों का यह मानना है कि अशिक्षित एवं गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ। अशिक्षित और गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। अशिक्षा और गरीबी को दूर किया जा सकता है, परंतु लोकतंत्र में अशिक्षित एवं गरीब लोगों की भागीदारी नहीं होने से लोकतांत्रिक सरकार के साथ यह गुनाह होगा और ऐसे लोगों को शासन में शामिल होकर देश हित में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। ये पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर थे। इसके अलावा भी कुछ इसमें जो प्रश्नोत्तर है उसकी हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सरकार किन अलग अलग स्तरों पर काम करती है? स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसका उत्तर होगा द, इनमें से सभी स्तरों पर। द ठीक है इसका। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से लोगों का शासन कहा जाता है लोकतंत्र को? इसमें ए ठीक है। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय कहा जाता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसका बे ठीक है। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो ये 1920 में मिला था। 3 प्रश्न इसमें और हैं छोटे। सरकार किन 3 अलग स्तरों पर काम करती है? सरकार स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। स्थानीय स्तर से क्या तात्पर्य है? स्थानीय स्तर का तात्पर्य गांव, शहर या मोहल्ले से है। लोकतांत्रिक सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने की शक्ति कौन देता है? तो लोकतंत्र में लोग यानी जनता ही सरकार को यह शक्ति देती है। तो ये लोकतांत्रिक और राजनीतिक जो हमारी बुक थी उसका पार्ट 3 सरकार क्या है, इसके पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर, कुछ गतिविधियाँ और कुछ इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न थे। तो आशा है ये इन प्रश्नों से आपको पाठ को समझने में सहायता मिलेगी। कुछ और प्रश्न आप स्वयं बनाइए और संभव हुआ तो आगे का एक वीडियो और इसमें लेके आएंगे, जिसमें इस पाठ के जो अन्य और एक्स्ट्रा प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे।